नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। तारीख है 24 अक्टूबर, यानी पिछले महीने की बात है। 24 अक्टूबर को सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास जयपुर में एक जगह है करधनी, वहां एक सड़क से एक शख्स अपनी मोटर बाइक पर गुजर रहा था। इसी बीच अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो बिल्कुल बुरी तरह से सड़क के बीचों बीच गिरा और गिरते ही वो बेसुध हो गया। उसके शरीर में कई जगह खरोंच आए, चोट लगी, खून भी बहने लगा और इससे पहले कि लोग उसको अटेंड कर पाते, उसकी मदद कर पाते, उसकी जान चली गई। जब लोगों ने इस आदमी को देखा तो जाहिर है लोगों ने समझा कि ये मामला एक्सीडेंट का ही है और लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उस आदमी के बारे में जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस वहाँ पर पहुँची। पुलिस ने उसे वहाँ से उठाया इस उम्मीद में कि शायद सांसें बची हो या कोई ज़िंदगी की उम्मीद हो। अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल में भी डॉक्टरों ने उस शख्स को ब्रॉड डेड करार दिया, यानी बताया कि अस्पताल लाए जाने से पहले ही उसकी जान जा चुकी है। लेकिन अस्पताल में जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा था उस वक्त डॉक्टरों ने उसके पूरी बॉडी का एक्सरे किया और जब एक्सरे किया तो एक अजीब सी बात डॉक्टरों ने नोटिस की, जिसे देखकर डॉक्टर खुद भी हैरान रह गए और उन्होंने जब पुलिस वालों को ये बात बताई तो खुद पुलिस भी हैरान रह गई। इस आदमी के स्टमक में यानी पेट में एक पीस ऑफ मेटल नज़र आ रहा था और वो पीस ऑफ मेटल जो है कोई मामूली चीज़ नहीं बल्कि एक गोली थी। यानी उस शख्स को किसी ने गोली मारी थी और बहुत संभावना इस बात की ही थी कि शायद उसी गोली की वजह से वो शख्स वहाँ बीच सड़क पर गिरा और उसकी मौत हो गई। तो खैर, ये तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थी। जब इस शख्स की मौत हुई तो पहले एक्सीडेंट समझा गया, फिर जब वो मेटल वाला हिस्सा मिला गोली का तो फिर डॉक्टरों ने पुलिस को बताया, तब पुलिस को समझ में आया कि यह मामला मर्डर का हो सकता है। एक्सीडेंट के मामले में भी पोस्टमार्टम होना ही था, लेकिन जब मर्डर का मामला है तो फिर पोस्टमार्टम तो होना ही था, बिल्कुल होना था, मतलब उस पर फिर कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो इसीलिए डॉक्टरों ने जो है और पुलिस वालों ने उसे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए बॉडी के उसे आगे भेज दिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने इस बात पर मुहर लगा दी कि हाँ, उस शख्स की मौत जो है वो गोली लगने की वजह से हुई है और किसी ने उसे उसी वक्त जब उसकी मौत हुई थी उसी वक्त उसे किसी ने गोली मारी है। क्योंकि पैटर्न ऑफ इंजरी को देखकर, उसकी बनावट, घाव कैसा है, ये सब देखकर जो एक्सपर्ट हैं वो टाइम का भी पता लगा लेते हैं कि गोली कब मारी गई होगी और मौत कब हुई होगी। तो कुल मिलाकर ये मामला सीधा सीधा एक मर्डर का मामला था। इस बीच करधनी इलाके में जब इस शख्स की मौत की बात सामने आई, पुलिस ने जांच शुरू की, कत्ल का मामला हुआ तो पुलिस ने उसकी पहचान भी पता करने की कोशिश शुरू की और इसमें पुलिस को जल्द ही कामयाबी भी मिली। वो उसी इलाके का रहने वाला एक शख्स था, एक नौजवान था जिसका नाम है आशीष कुमावत। लेकिन आशीष कुमावत की हत्या किसने की और क्यों की, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और वो भी हत्या जिस तरह से बीच सड़क पर गोली मारकर, इस तरह से कि लोगों को पता भी नहीं चला। तो ये बात पुलिस को भी हैरान कर रही थी। पुलिस ने आशीष के घर वालों को सारी बात बताई और आशीष के घर वालों से पूछा कि अगर किसी से कोई दुश्मनी हो या कोई रंजिश, रुपए पैसों का लेन देन, कोई रिश्तों वाली बात, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ, तो घर वालों ने इन सारी बातों से इनकार किया। लेकिन जब और आगे डिटेल में पूछताछ हुई तो घर वालों के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों ने भी ये बताया कि आशीष की ऐसे तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन खुद उनके अपने पड़ोस में रहने वाले एक शख्स से उनका और उनके पूरे परिवार का लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। दोनों पक्षों के बीच में पहले मारपीट की घटनाएं भी हुई थी और उस सिलसिले में FIR भी दर्ज हुई है और दोनों पड़ोसी जो हैं वो आपस में टकराते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। ये बात पुलिस को समझ में आई और पुलिस को लगा कि हो सकता है कि इस घटना के पीछे पड़ोसी का हाथ हो। इससे पहले कि इस कहानी में हम और आगे बढ़ें, आपको पड़ोसी के बारे में बता दें। पड़ोसी का नाम है रमेश मरवाल और रमेश मरवाल का जो मकान है या जो प्लॉट है और इनका जो प्लॉट है, ये दोनों अगल बगल हैं, यानी बीच में एक कॉमन वॉल है, कॉमन दीवार है जिसे ये शेयर करते हैं। और रमेश मरवाल ने अपने प्लॉट में मूर्तियां बनाने की एक फैक्ट्री खोल रखी है। अब जब फैक्ट्री है, वहाँ काम हो रहा है, तो आप समझिए कि वहाँ शोर शराबा भी होता होगा, लोग आते जाते भी होंगे और वहाँ सुरक्षा के लिए गेट भी होता होगा।
तो इन चीज़ों को लेकर पुलिस को ये जानकारी मिली कि रमेश मरवाल के साथ जिस शख्स की मौत हुई, आशीष कुमावत, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा दुश्मनी चली आ रही थी। अब पुलिस ने तय किया कि वो रमेश मरवाल से पूछताछ करेगी और ये समझने जानने की कोशिश करेगी कि इस कत्ल के पीछे उसका हाथ है या नहीं है। पुलिस ने उसे इंटरसेप्ट किया, इंटरोगेशन करने के लिए बुलाया, उससे पूछताछ हुई, लेकिन वो बिल्कुल अपने आप को अनजान बताता रहा। उसने कहा कि नहीं, उसकी लड़ाई झगड़े वाली बात ज़रूर थी, लेकिन ऐसी भी कोई दुश्मनी नहीं थी कि वो हत्या करता। और क्यों हत्या करेगा, पड़ोसी है, न जाने कितने पड़ोसी इस देश में दुनिया में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, सारे लोग एक दूसरे की हत्या थोड़ी करते हैं। मैंने भी कोई हत्या नहीं की है, उसने मना कर दिया। लेकिन पुलिस को उसके उन बातों की तस्दीक करनी थी, ये पता करना था कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो रमेश मरवाल तो खैर रडार पर था। पूछताछ करने के बाद पुलिस को कोई, शुरू में उसने कबूल भी नहीं किया, तो पुलिस ने उसकी फिर CDR निकाली, यानी मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली, और फिर उसको पुलिस ने बहुत बारीकी से एग्जामिन करना शुरू किया, देखना पढ़ना शुरू किया। और पुलिस ने इसी कड़ी में देखा कि एक पर्टिकुलर नंबर से इस आदमी की लगातार बातचीत होती है, और ये आदमी जो है वो रमेश मरवाल के टच में है और शुरू से ही टच में है। तो जब पुलिस ने इस आदमी के बारे में देखा कि आदमी रमेश के टच में है और कई महीनों से इनकी बातचीत होती है, तो पुलिस को लगा कि कहीं इस आदमी से रमेश की लगातार होने वाली बातचीत का इस मर्डर केस से कोई कनेक्शन तो नहीं है। तो पुलिस ने उस नंबर के ओनर के बारे में पता लगाया, मोबाइल फ़ोन के ओनर के बारे में पता लगाया। उस आदमी का नाम है कुंज बिहारी, और कुंज बिहारी राजस्थान के ही नागौर का रहने वाला है। लेकिन इत्तेफाक ये था कि जिस रोज़ ये हत्या की घटना हुई 24 अक्टूबर, उस रोज़ कुंज बिहारी की लोकेशन नागौर में नहीं बल्कि जयपुर में थी। तो क्या ये महज एक कोइंसिडेंस था या फिर वाकई कुंज बिहारी का इस मामले से कोई लेना देना था? लेकिन जब कुंज बिहारी की लोकेशन जयपुर में मिली तो फिर इस बात को एग्जामिन करना, उसके तह तक पहुंचना पुलिस का फर्ज था, ये जानना ज़रूरी था। तो इसलिए अब पुलिस ने कुंज बिहारी से पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने इधर उधर की तमाम बातें बनाई, लेकिन जब पुलिस सख्ती पर आई और CDR के ज़रिए उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश की तो उसने कबूल कर लिया कि उसी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर 24 अक्टूबर की सुबह आशीष कुमावत को गोली मारी थी, और वो दोनों भी बाइक पर सवार थे और गोली मारकर वो फरार हो गए। पुलिस ने पूछा क्यों मारी थी, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि इस काम के लिए 2 लाख रुपए मिले थे, और ये 2 लाख रुपए किसी और ने नहीं बल्कि रमेश मरवाल ने ही दिए थे। जाहिर है रमेश मरवाल के साथ कुंज बिहारी की लगातार बातचीत होती थी, तो ये कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हो रहा था। कुंज बिहारी से जब और ज़्यादा पूछताछ हुई और उससे पूछा कि भाई तुमने 2 लाख रुपए के लिए किसी की जान ले ली, पुलिस ने ये भी वेरीफाई किया कि उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड या हिस्ट्री है या नहीं। तो इस तरह का कोई बहुत, जिसे कहते हैं ना कि क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो मर्डर करने के लिए तैयार हो गया। तो पुलिस ने उससे पूछा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि सिर्फ रमेश के कहने पर तुमने उसकी हत्या कर दी, आशीष की, क्यों की? तो उसने जो कहानी सुनाई, अब वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये जो कुंज बिहारी है ये बेसिकली एक बेरोज़गार नौजवान है, और बेरोज़गार होने से ही ज़रूरतें कम तो होती नहीं है, रुपए पैसों की ज़रूरत सारे लोगों को होती है। रमेश मरवाल जो है वो फैक्ट्री चलाता है, कुछ रुपए पैसे उसके पास होते हैं, लिक्विड कैश होता है। तो कुंज बिहारी अक्सर रमेश के पास आया जाया करता था, उससे उसकी मुलाकात थी और उससे रुपए पैसे भी मांगा करता था। रमेश जो है उस पर फराख दिली दिखाता हुआ, दरिया दिली दिखाता हुआ उसे रुपए देता भी था, और इस तरह अलग अलग किश्तों में उसने कुंज बिहारी को 2 लाख रुपए उधार के तौर पर दे रखे थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि कुंज बिहारी अब ये रुपए वापस नहीं लौटा पा रहा था। ये रुपए उससे खर्च हो गए थे और वो रमेश को दे नहीं पा रहा था। रमेश उससे लगातार रुपए का तगादा करता था, मांगता था, लेकिन जब कुंज बिहारी टाल मटोल करता रहा, रुपए पैसे देने में खुद को असमर्थ बताता था, तो रमेश ने ये कहा कि अगर वो रुपए नहीं देगा तो उसे उसका एक काम करना होगा। कुंज ने पूछा कि क्या काम करना है बताइए। तो उसने कहा कि तुम्हें मेरे पड़ोसी आशीष कुमावत की हत्या करनी है। कुंज बिहारी पहले तैयार नहीं था, लेकिन मरता क्या ना करता। हालांकि इसके लिए ये मुहावरा सटीक नहीं है, वो कुछ और कर सकता था, लेकिन उसने ये चूज़ किया, ये पसंद किया कि हाँ ठीक है, आशीष कुमावत की हत्या कर देंगे, 2 लाख रुपए के ऋण से, लोन से मैं मुक्त हो जाऊंगा। और इसलिए उसने फिर आशीष कुमावत की रेकी करने की शुरुआत की।
आशीष कब घर से निकलता है, कहाँ जाता है, किससे उठता बैठता है, और तकरीबन 6 महीनों तक ये कुंज बिहारी उसकी रेकी करता रहा। और आपको जानकर थोड़ा अजीब भी लगेगा कि 22 अक्टूबर को ही कुंज बिहारी ने आशीष कुमावत को हिट करने का, गोली मारने का प्लान कर लिया था और नागौर से जयपुर आया था। लेकिन जयपुर आने के बाद 22 को उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मौका नहीं मिला, आशीष को वो मार नहीं पाया। फिर वो वापस चला गया नागौर। उसके बाद फिर वो वापस आया अगले दिन, या तो 23 की देर शाम को आया होगा या 24 की सुबह। और चूंकि उसे पहले से पता था कि ये कब आता जाता है आशीष कुमावत, तो वो घात लगा इंतज़ार कर रहा था करधनी में। और जैसे ही आशीष उस रोज़ बाइक से निकला, कुंज बिहारी ने अपने साथी के साथ मिलकर उसे गोली मार दी और फरार हो गया। एक और ख़ास बात ये कि आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी कि यह हत्या हुई, और दुश्मनी की वजह क्या थी, तो वो जब आप जानेंगे तो आपको अफसोस होगा। अफसोस ये होगा कि बहुत मामूली सी वजह थी। मामला ये था, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि रमेश मरवाल और आशीष कुमावत एक दूसरे के पड़ोसी थे, बीच में कॉमन दीवार थी। रमेश मरवाल फैक्ट्री चलाता था और फैक्ट्री के सामने उसके प्लॉट पर एक बड़ा सा गेट था, जिस गेट की चौड़ाई तकरीबन 13 फीट थी, यानी वो ठीक ठाक बड़ा गेट था। अब क्या है, जब वो गेट खुलता था तो वो गेट जो है दूसरे प्लॉट की तरफ खुलता था, यानी आशीष कुमावत के घर की तरफ खुलता था। तो जब रमेश मरवाल अपने प्लॉट का गेट खोलता था तो आशीष कुमावत के प्लॉट का गेट जो है, मतलब ओपनिंग जो है, वो बंद हो जाया करता था। और बस इतनी सी बात पर इन दोनों पड़ोसियों के बीच लंबे समय से लड़ाई हो रही थी। थाना पुलिस हो रहा था, मारपीट हो चुका था, दुश्मनी हो गई थी, मरने मारने वाली ही स्थिति थी। और आखिरकार एक गेट की वजह से एक आदमी ने दूसरे आदमी की हत्या करा दी, और जिससे हत्या करवाई उसे सुपारी भी उधार की मिली, क्योंकि उसने उधार ले रखे थे, 2 लाख रुपए लौटा नहीं पा रहा था, तो उसको कत्ल करने के लिए राज़ी किया। तो अपने आप में ये बड़ी अजीब और दर्दनाक बात है। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि क्या इस तरह की परेशानियों से, इस तरह के फैसलों से बचा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, हर हाल में बचा जा सकता है। अब आप ज़रा सोचिए, आजकल कितनी टेक्नोलॉजी हाई है, एक गेट जो है वो इतना बड़ा मसला बन सकता है क्या? उस गेट को, जिसे कहते हैं ना कि शटर की तरह कोई गेट लगा सकते थे वो, या कुछ ऐसा गेट लगाते थे जो उन्हीं के प्लॉट के अंदर जो है बंद होने पर आ जाता और खुलने पर जो है वो सामने आ जाता। तो कहने का मतलब ये कि कोई ऐसा गेट जिसे कोलैप्सिबल कहते हैं या जिसे शटर टाइप गेट कहते हैं, ऐसा गेट लगा सकते थे। इस तरह का गेट क्यों लगाया जिससे पड़ोस वाले का रास्ता ब्लॉक हो रहा हो? रमेश मरवाल को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए था। अगर ये बात है कि गेट की वजह से झगड़ा हो रहा था, तो भाई आपने अपने इलाके के आप मालिक हैं, पड़ोसी को कम से कम जीने का हक होना चाहिए, उसे भी खुलकर जीना चाहिए। एक तो उसे जीते जी जीने नहीं दिया और आखिरकार उसकी हत्या भी करवा दी। तो ये अपने आप में बड़ी दुखद और बड़ी अजीब सी बात है, और मेरे हिसाब से इस तरह के मसलों से बचा जा सकता है। हम सारे लोगों की ज़िंदगी में इस तरह के बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन क्राइम तक का मकसद ये है कि अगर इस तरह की कहानियों से हम सीख लें और अपनी परेशानियों को मिनिमाइज़ करें, दूसरों के लिए भी मुसीबतें कम खड़ी करें, तो शायद ज़िंदगी थोड़ी अच्छी और खुशहाल हो। आइए, जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक शख्स का कत्ल हुआ और कत्ल के लिए उसके, जिसकी मौत हुई, उसके बड़े करीबी आदमी ने एक इशारा दिया, जिसके बाद हत्या हुई। क्यों हत्या हुई, करीबी आदमी ने क्यों इशारा दिया, क्या मामला था, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो कहानी सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं जो मेरी उस प्रीवियस स्टोरी पर लोगों ने किया है। उमा शंकर राज जी ने कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि सर, मैंने आपको हाल ही में सुनना शुरू किया है, बहुत अच्छा लगा। जब आप छुट्टी पर थे तो आपको बहुत मिस कर रहा था। लव यू सर। थैंक यू वेरी मच उमा शंकर जी, मैं भी रेसिप्रोकेट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने लिखा है, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू एंड ट्रीट टू वॉच योर स्टोरी टेलिंग, रेस्पेक्ट एंड लव, जॉय दा। ओके, इन्होंने अपना नाम जॉय दा लिखा है। आई एम नॉट ए बंगाली बट आई वॉज अ रेसिडेंट ऑफ कोलकाता फॉर मोर देन 15 ईयर्स। ओके, कोलकाता में 15 साल रहने के बाद कोई भी आदमी बंगाली ही बन जाता है, तो आप भी हाफ बंगाली तो है ही। प्रदीप भाम्बू जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मामूनी बोरगोहाई का कमेंट है, इन्होंने थैंक यू कहा है। प्रीतपाल सिंह जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतपाल जी आपका। और इनका ये कहना है कि जिस तरह की कहानियाँ हम सुनाते हैं और जिस तरह के वाक़ये घटनाएं आसपास होती हैं, उसको देखकर उनका जो है रिश्तों पर से विश्वास उठता जा रहा है। देखिए, ये तो सच है, ये बात हमने पहले भी कई बार कही है कि रिश्ते जो है आज के ज़माने में कोई भी ऐसा रिश्ता है नहीं जिसमें अपराध, जिसमें साजिश
जिसमें नापाकी वाली चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व ना हो, अपवित्र ना हो गया हो वो रिश्ता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द सारे लोग वैसे ही हैं। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, और लोगों को शक की निगाह से देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सजग सतर्क ज़रूर रहना चाहिए। खैर, रंजीत सिंह जी का कमेंट है, शंकर लाल बिश्नोई मोहम्मद, मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब का कमेंट है, अशफाक खान ने कमेंट किया है, एस कुमार, माया पोपटानी जी ने कमेंट किया है। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि टाइटल और स्टोरी जो है वो अलग अलग है। बिल्कुल आपने सही कहा है, उसमें एक गुफअप हो गया था, गलती हो गई थी, हमने उसको सुधार दिया है। लीना सहाय जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, और उन्होंने भी उसी बात की तरफ इशारा किया है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका। विजेंद्र सिंह जी, ननू राय जी का कमेंट है, अमृतपाल गुराया जी ने कमेंट किया। ये गुराया जो है वो जालंधर के करीब एक छोटा सा टाउन है, कहीं आपका ताल्लुक उस शहर से तो नहीं है जो आपने गुराया अपने नाम के साथ लगा रखा है? प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। सुमेरा राठौर जी का कमेंट है और मोहम्मद अफजल हुसैन का कमेंट है। इसके अलावा लता प्रामाणिक जी ने भी अपनी बात रखी है। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के कमेंट एक दिन में नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट करते रहेंगे, अपनी बातें बताते रहेंगे। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, ये बात मैं आप लोगों को एश्योर कर सकता हूं। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।